यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जो है ये कुछ दिशा निर्देश मेरे तरफ से। पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर विशाल मिश्र है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। यूपीएससी के लिए इंटरव्यू गाइडेंस, कैसे आपको सफलता मिले, क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न होंगे, इन तमाम विषयों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में जो कमेटी बैठती है, बातचीत में कर रहा था, उसमें एक एकेडमिक का व्यक्ति होता है। जो मैं बता रहा था, या तो वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत में, वो किसी फेमस यूनिवर्सिटी की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया उस्मानिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ का कोई एक वाइस चांसलर होगा। कभी कभी वाइस चांसलर का काम बड़ा व्यस्त, बहुत बिजी शेड्यूल है। वाइस चांसलर बहुत बड़ी हस्ती होती है। कई बार उसके पास भी समय नहीं होता है, तो कोई सीनियर प्रोफेसर को वो लोग बुलाते हैं। अब वो सीनियर प्रोफेसर हिंदी साहित्य का हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं है कि वो हिंदी साहित्य का प्रोफेसर हो। चले भी जाते हैं। बहुत दिन तक पुरुषोत्तम अग्रवाल थे, हिंदी साहित्य उनका विषय है। पुरुषोत्तम अग्रवाल काफी समय तक इंटरव्यू लिए हैं। प्रोफेसर अनिल राय भी हमारे खुद के गाइड हैं पीएचडी के, मुझे उन्होंने पीएचडी कराया है। वो भी पैनल में जाते रहे हैं। अभी हिमाचल स्टेट पीसीएस में तो हमेशा जाते हैं वो। कुछ प्रोफेसर जो, जिनके जर्नल्स अच्छे हैं, आर्टिकल अच्छे हैं, नाम अच्छा है, किताबें अच्छी हैं, जिनको लोग जानते हैं, उन्हें वो बुलाते हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है कि वो हिंदी साहित्य के हो सकता है वो बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर हो सकता है वो फिजिक्स का प्रोफेसर हो, साइंस का हो, या इकोनॉमिक्स का हो, या फिलॉसफी का हो। तो अब हिंदी साहित्य का जो प्रोफेसर होता है, हम बात यहां हिंदी साहित्य की कर रहे हैं। अभी इंटरव्यू का पूरा सेशन चलेगा आज यहां राउज आईएएस में। हिस्ट्री वाला टीचर जो है यहाँ का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, सभी लोग बताएंगे कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम केवल हिंदी साहित्य की बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब हिंदी साहित्य के वरिष्ठ प्रोफेसर को भी मैंने देखा है कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती हैं। किसी भी व्यक्ति को बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती हैं। मुझे अपने विषय के बारे में अगर जो डिटेल में अचानक से कहना पड़े कोई चीज, तो हो सकता है कि मुझे न याद हो। ज्यादातर संभावना यह है कि हम चीजों को भूल जाएंगे यदि हम पहले से तैयारी नहीं किए हों तो। इंटरव्यू लेने के पैसे मिलते हैं, कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, और जो लोग इंटरव्यू आपका लेते हैं, वो 10 बजे से इंटरव्यू आयोग में शुरू होता है और 5 बजे तक भी चलता है। बीच में लंच होता है। तो उस इंटरव्यू में लगातार प्रश्न को पूछना कठिन काम होता है उनके लिए भी। उनके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि अब क्या पूछा जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है, तो दूर दूर तक इसकी जो है इसका कोई चांस ही नहीं है कि आपका साहित्य से प्रश्न हो, पहली बात। और यदि होगा प्रश्न, तो किस तरह का प्रश्न होगा, इस पर अभी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो आप जब प्रवेश करते हैं, आपने तो बिहार पीसीएस का जो है इंटरव्यू दिया है, सेलेक्ट भी हैं। आपका रैंक क्या है? 49। डीवाईएसपी हुए हैं आप। यूपीएससी का आप लोग मेंस भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो ही इंटरव्यू बोर्ड के पैनल में, जो ही कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको बहुत ही इज्जत के साथ बैठाया जाता है। उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, सारे ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते हैं। वाइस चांसलर की उम्र ज्यादा ही होती है, प्रोफेसर सीनियर है, उम्र ज्यादा ही है।
तो वो लोग बड़ा ही इत्मीनान से आपको बैठाते हैं, चेयर देते हैं, बैठिए आप। क्योंकि आप घबराए होते हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो आप घबराए होते हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराए होते हैं। उनको पता है कि आप घबराए होते हैं, तो वो आपको सहज करते हैं। सबसे पहले वो सीधे सीधे आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं ब्यूरोक्रेट्स से, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर से, क्या हो रहा है वहां, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो सीधे सीधे आपसे पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका डिटेल उनके पास होता है। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपकी डिग्री क्या है, सब कुछ डिटेल जो आप फॉर्म में भरते हो सब कुछ उनके पास रहता है। और जो चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन जो है सबसे पहले सारे पैनलिस्ट को जो है आपके विषय में परिचय कराता है। यहां से भी ये भी एक ट्रेंड है। जैसे बताएगा कि ये अमरजीत तिवारी जी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है मध्य प्रदेश के फलाने स्कूल से किया है, हिंदू कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो इन्होंने फलाने जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और अब हम इनसे बातचीत करेंगे, जो आपका डिटेल है उसके बारे में वो बाकी पैनल को जो है बोल बोल कर सुनाते हैं, और उसके बाद आपसे जो है एक शानदार माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद जो है चेयरमैन आपसे, चेयरमैन इंटरव्यू को चेयरमैन चेयरपर्सन बोलते हैं। जैसे महिला यदि है और पुरुष है तो चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, महिला पुरुष के लिए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन शुरुआत करेगा इस बात की कि ठीक है अमरजीत, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप जो कुछ अपने बारे में बताएंगे वहीं से प्रश्न निकल कर सामने आएगा। अब ये आपकी होशियारी है कि आप अपने बारे में किसी चीज को कितना बेहतरीन बताते हैं, कैसा गैप देते हैं। यदि आप डर डर के बताएंगे कि यदि मैं ये बता दिया तो ये पूछा जा सकता है, तो फिर इंटरव्यू आपका गड़बड़ होगा। सारा इंटरव्यू जो है वो खुद अभ्यर्थी के हाथ में होता है। अभ्यर्थी उस इंटरव्यू को जो है अपने ढंग से करवा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो बोर हो गए हैं, उनके पास प्रश्न की कमी हो गई है, प्रश्न उनके पास जो है कम है। वो अपने मन से प्रश्न जो है पूछने के आदती तो हैं, लेकिन अब प्रश्न वो क्या पूछे वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न आपके मुख से खुद निकले। अब ज्यों ही उन्होंने पूछा कि अमरजीत आप अपने बारे में कुछ बताइए, या सुधांशु आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको 2 मिनट, 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट में, 1 1.5 मिनट में आपको अपने बारे में ऐसा बताना चाहिए कि वहां से कुछ प्रश्न निकले जिसका जवाब आप दे सकें। जैसे आप अपना नाम बताएंगे, अब आपके नाम का मीनिंग, यदि आपका नाम इतिहास के किसी नायक से जुड़ा हुआ है तो उसका वो अर्थ पूछेंगे। यदि आपका नाम सचिन है मान लीजिए, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में वो पूछेंगे। यदि आपका नाम जो है बॉलीवुड या के किसी हीरो के, हॉलीवुड के किसी हीरो से मैच करता है, कोई आध्यात्मिक टाइप का नाम है आपका, तो उस नाम का अर्थ पूछेंगे। वो वहीं से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो आप अपने नाम का अर्थ जानिए। आपके नाम में यदि कोई रहस्य है तो उस रहस्य को जानिए। उसके बाद आप किस प्रांत से हैं, किस राज्य से हैं, उस राज्य की विशेषता जानिए। वो राज्य क्यों जाना जाता है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसका सेक्स रेशियो क्या है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आप तुलना कर करके बताएं। देखिए, इंटरव्यू जो है वो 100% के इंटरव्यू में मात्र जो है 20% जो है वो आपके ज्ञान का परीक्षा है। उनको पता है कि आप पीटी क्वालिफाई कर लिए हैं, आप मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं, अब आप साक्षात्कार में इंटरव्यू में आए हैं, उनको पता है। लेकिन फिर भी अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए, अपने बात में वजन डालने के लिए, अपने बात को आकर्षक बनाने के लिए
आपको फैक्ट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं, उसी में एक लाइन की कविता सुना दें तो आकर्षक हो गया ना। आप बातचीत मुझसे कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं मान लीजिए, और कोई आपने आंकड़ा रख के बात किया तो आपके बात में वजन आ गया ना। तो ज्ञान का सिर्फ इतना ही इंटरव्यू में महत्व है कि आप अपनी बातों को कह रहे हैं तो उसमें वजन डालने के लिए कोई तथ्य, कोई फैक्ट का प्रयोग करें, यह आपके बात में वजन रहे। इतना ही है ये 20% का महत्व। मान लीजिए आपके राज्य के बारे में पूछा, वहां जो है वहां के जो है विशेषताएं पूछी, वो आपको पता ही नहीं है, तो वहां मामला कमजोर पड़ जाएगा। आप किस जनपद से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उस जिले की 3 विशेषता बताइए। वो पूछ सकते हैं कि इस जिले, आप अपने जिले की 3 विशेषता बताइए। अब वो 3 विशेषता यदि आप न बता पाए तो फिर कमजोर पड़ जाएगा मामला। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जिला किन कारणों से पीछे है, 3 प्रमुख पिछड़ेपन के कारण बताइए। अब वो 3 पिछड़ेपन का कारण जो आप बताएंगे वो तथ्य के साथ बताना चाहिए। 3 विशेषताएं जो आप अपने जिले का बताएंगे वो तथ्य के साथ बताना चाहिए ताकि उसमें वजन हो। यही थोड़ा सा मामूली अवेयरनेस की जरूरत होती है। अभी नीचे बता रहा हूं, सीनियर आईपीएस हैं बोरा साहब, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम लोग अभ्यर्थी के भीतर झांकने का प्रयास करते हैं, उसके भीतर झांकते हैं कि वो अंदर से कैसा है। जितना झांक पाए, जितना उसको समझ पाए, यही समझने की कोशिश करते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी जानकारी हम लोग नहीं देखते हैं। हम सीधे तौर पर इस बात पर आते हैं कि यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है तो आपसे किस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहूं कि आपका विषय हिंदी साहित्य है, इससे पैनल को कोई मतलब नहीं है। पैनल में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हिंदी साहित्य का बैठा हो। तो 2 प्रकार से मैं अपनी बात करूंगा। एक तो ये जरूरी नहीं है कि पैनल में हिंदी साहित्य का व्यक्ति बैठा है तब आपका इंटरव्यू कैसा होगा, और एक, जब पैनल में हिंदी साहित्य का प्रोफेसर या ब्यूरोक्रेट्स जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है यदि वो बैठा है तब आपका इंटरव्यू कैसा होगा। 2 तरह से अपनी बातें करेंगे। यदि पैनल में हिंदी साहित्य का कोई भी व्यक्ति नहीं है तब आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब हिंदी साहित्य का पैनलिस्ट को जानकारी ही नहीं है, हिंदी विषय के बारे में उसने पढ़ा ही नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास वो जानता ही नहीं है, तो वो आपसे पूछेगा व्यंजन क्या होता है। और हिंदी साहित्य के सिलेबस में व्यंजन नहीं पढ़ाया जाता है। हिंदी साहित्य के सिलेबस में स्वर नहीं बताए जाते हैं। वो आपसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं। आप वहां ये नहीं कह सकते कि सर ये हिंदी साहित्य के सिलेबस में स्वर नहीं है, ये आप वो नहीं कह सकते हैं। यदि हिंदी साहित्य का प्रोफेसर या ब्यूरोक्रेट्स हिंदी साहित्य से जुड़ा नहीं है तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या जाने। लेकिन उसने बचपन में पढ़ा है, होशियार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है, वो आईएएस बना हुआ है, वो प्रोफेसर बना हुआ है, तो उसने बचपन में इतना जरूर पढ़ा है कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। वो आपसे पूछ लेगा। वो आपसे पूछ देगा, ये बताओ बेटा कि श, स और श में क्या फर्क है, बोल के बताओ जरा। तीनों स को कैसे बोलेंगे। वो आपसे पूछ सकता है कि कॉमा कहां लगाते हैं, जानने के लिए पूछ देगा। क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, वो भूल गया हो, लेकिन वो आपसे जानने के लिए हिंदी साहित्य नाम लेते ही दिमाग में यही आएगा उसके कि बेटा ये बताओ विसर्ग कहां लगाते हैं, पूर्ण विराम कहां लगाते हैं।
क्यों लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ देगा, तैयार रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूछा ही जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूछ सकता है, उसका अधिकार है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये, क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन कितना बुरा लगेगा यदि आप स्वर व्यंजन, हिंदी साहित्य से आपने मेंस पास कर लिया है और हिंदी साहित्य से आप इंटरव्यू देने गए हैं और उस समय तो थोड़ा आपको भी खराब लगेगा कि स्वर नहीं बता पाया, व्यंजन नहीं बता पाया, श कैसे बोला जाता है ना बता पाया, कॉमा कहां लगता है ना बता पाया। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस चीज को आप पढ़ कर जाइएगा। जो लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो गूगल पे जाइएगा, सिंपल गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा स्वर क्या है, खुलकर आ जाएगा। आप व्यंजन कितने होते हैं खुलकर आ जाएगा। गूगल पर जाइएगा, कॉमा के बारे में पढ़ लीजिएगा या मुझसे यहां आकर मिल लीजिएगा। मैं अभी बस प्रश्नों की एक सूची आपको बता रहा हूं। देखिए, यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है और इंटरव्यू में हिंदी साहित्य का कोई प्रोफेसर नहीं है, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है, तो भी आपसे यह पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि आपका प्रिय कवि कौन है, प्रिय कवि कौन है, वो पूछ सकते हैं। सिंपल प्रश्न है। आपने कवि बताया, वो आपसे पूछेंगे अच्छा उनकी कोई कविता सुनाएंगे आप, उनकी कोई कविता आप सुनाइए। तो आप प्रिय कवि बताएंगे तो उसकी एक कविता आपको याद करके जाना है। आपको जो है, यदि आपने प्रिय कवि का नाम ले लिया कि मेरे प्रिय कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, निराला हैं, दिनकर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, कोई भी नाम आपने ले लिया तो उनकी एक कविता आपको याद करके जाना चाहिए। यदि आपने कविता सुना दिया तो आप लीड कर गए, जग जीत जाएंगे आप, मैं बता रहा हूं। यदि लय में सुना दिया, भावार्थ सहित सुना दिया, अर्थ सहित सुना दिया, तो इंटरव्यू के पैनल में जो साहित्य क्या है, रस तो है, आप डुबा देंगे पैनलिस्ट को। आप एक बढ़िया कविता तैयार करके जाइए और उसको सुनाइए और उसका सस्वर सुनाइए और उसकी व्याख्या कीजिए। आप इंटरव्यूअर के हृदय को जीत जाएंगे, ये जरूर कीजिएगा। आपसे वह पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ा है, उनको याद नहीं है, लेकिन ये भी बता रहा हूं उनको याद कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी वो अंदाज से पूछ रहे हैं, उनको याद सही में कुछ नहीं है। वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो उनको कुछ कुछ याद आ जाएगा। तो आप गलत भी नहीं बोलना है आपको। वो पूछ सकते हैं सिंपल आपसे कि अच्छा बेटा बताओ अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आपके सिलेबस में अलंकार नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं, उनका अधिकार है। और आप कहेंगे कि सर मुझे नहीं पता है, तो ठीक बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप अलंकार थोड़ा देख लीजिए। अलंकार में भी क्या क्या देखेंगे, आपको अनुप्रास अलंकार देख के जाना चाहिए। एक उदाहरण, आपको जो है उपमा और रूपक अलंकार देख के जाना चाहिए, उसका एक उदाहरण। आपको श्लेष अलंकार जरूर देखना चाहिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जरूर देखना चाहिए। 5-6 अलंकार आपको देख के जाना चाहिए। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार, एक अनुप्रास देख लीजिएगा, एक यमक देख लीजिएगा, एक रूपक देख लीजिएगा, श्लेष अलंकार जरूर देख लीजिएगा। श्लेष मतलब जुड़ा हुआ, श्लेष मतलब जुड़ा हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिएगा। वो ये भी पूछ सकते हैं एक उदाहरण देकर, हालांकि उनको याद नहीं ये कौन सा अलंकार है, तो कुछ प्रमुख अलंकार, प्रमुख कविता। रस, दूसरी बात यह है कि रस वो पूछ लेंगे सीधी सी, कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा रस कितने होते हैं। ये इंटरव्यू की स्पेशल तैयारी है, मेंस में आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने बताया। वो पूछ सकते हैं कि छंद क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ा है, याद उनको भी नहीं है, मैं कह रहा हूं।
वो पूछ लेंगे कि दोहा और चौपाई में क्या अंतर है, बताओगे जरा। चौपाई, वो पूछ देंगे कि दोहा और चौपाई में क्या अंतर है, इसमें बहुत अच्छा अंतर है, पूछ देंगे वो सोरठा क्या है। तो छंद में सिर्फ 3 देख के जाना है आपको, दोहा, चौपाई और सोरठा की परिभाषा आपको देख लेनी है इंटरनेट पर जाकर, और उसकी एक एक विशेषता उदाहरण देख लेना है। छंद में सिर्फ आप जो है 3 चीज देखेंगे, दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद की परिभाषा। ये मैं संभावित प्रश्न बता रहा हूं जो किसी भी इंटरव्यू पैनलिस्ट के मन में आ सकता है और आया है। आप रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा देख लेंगे, और अलंकार में जो 4-5 अलंकार बताए हुए, ये हो गया आपका रस, छंद, अलंकार। एक कविता, प्रिय कवि का 4 लाइन 8 लाइन का एक कविता आपको याद करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है कि जाके वहां भूल ना जाए प्रेशर में। बकायदे उसको 10 बार दोस्तों को सुना दीजिएगा, उनका इंटरटेनमेंट करके जाइएगा वहां, दोस्त भी खुश हो जाए, सुना लेगा वहां, पक्का विश्वास। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में कि कोई ऐसी फिल्म बताइए या कोई ऐसा गीत बताइए जो हिंदी के किसी कवि ने लिखा हो। इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आपको, हिंदी का कोई कवि जिसने कोई फिल्म में गीत लिखा हो, या हिंदी का कोई कवि जिसने फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा हो। पुराने बुजुर्ग प्रोफेसर ब्यूरोक्रेट्स ये सवाल बहुत पूछते हैं, आपसे भी पूछा गया था अमरजीत, ये सवाल पूछा गया था। तो प्रमुख कवि जो पसंद है, उसकी कविता हो गई, कोई गीत, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट किसी ने लिखा हो, कोई रचनाकार ने लिखा हो, या किसी कहानी पर या किसी उपन्यास पर कोई फिल्म बनी हो, उस फिल्म को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस उपन्यास पे, जैसे यही सच है मन्नू भंडारी, रजनीगंधा, कुछ कुछ फिल्म है जिस पर जो है ए, ए, जिस उपन्यास और कहानी पर फिल्म भी बनी है, और कुछ गाने हैं, कुछ कविताएं हैं जिसको गाने का रूप के रूप में उसको जो है फिल्म में इस्तेमाल किया गया। आपसे यह प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है। यदि आपके इंटरव्यू में साहित्य से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति बैठ गया, कोई प्रोफेसर बैठ गया जिसका हिंदी साहित्य ग्रेजुएशन में भी रहा हो सकता है ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, या कोई ब्यूरोक्रेट्स ऐसा बैठ गया जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य एक विषय उसका पास कोर्स में रहा हो, या उसकी रुचि हो, हिंदी में रुचि लेने वाला यदि कोई व्यक्ति बैठ गया, तो आपका इंटरव्यू कैसा हुआ होगा, तो आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, इसकी बात अब थोड़ा कर लें। तब आपसे डायरेक्ट वो पूछेगा, तुलसीदास को तो आपने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात। तो आप तुलसीदास के बारे में आप पढ़ के ही मेंस पास हुए होंगे, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दोहा चौपाई उनका याद रखिएगा, याद ही होगा आपको, आप मेंस दिए हैं। ऐसे ही आपको सूरदास से भी प्रश्न यदि पूछ दे कि सूरदास के बारे में क्या जानते हैं, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं। यदि, मैं फिर कह रहा हूं, यदि पैनल में हिंदी साहित्य में रुचि लेने वाला कोई व्यक्ति बैठा हो, तो आपका इंटरव्यू जायसी भी हो सकते हैं। आपने सब पढ़ा है, इसकी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। सूर तुलसी जायसी, और एक कौन बच गया, कबीर, सॉरी, मध्यकाल के 4 प्रमुख कवि, कबीर को और तुलसी को, विशेषकर आपको कबीर को, खासकर कबीर को और तुलसी को आपको एक बार देख लेना चाहिए। वैसे जो लोग हिंदी साहित्य से मेंस दिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। यदि आप बिहार के निवासी हैं, यदि आप बिहार से आते हैं, तो आप विद्यापति को थोड़ा देख लीजिएगा, वो पूछ सकते हैं विद्यापति के बारे में। यदि आप बिहार से आते हैं तो आप दिनकर को थोड़ा देख लीजिएगा, क्रांति धात्री जाग उठे, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे, कोई तेजस्वी टाइप की कविता याद कर लीजिएगा।
तो दिनकर को आप जहां के रहने वाले हैं, वहां का कोई कवि हो, वहां का कोई कहानीकार हो, उस क्षेत्र का कोई उपन्यासकार हो हिंदी साहित्य में, उसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। आपसे निश्चित तौर पे उस पर सवाल पूछा जा सकता है। बाकी यदि तीसरे प्रकार में यदि घोर हिंदी साहित्य में रुचि लेने वाला कोई व्यक्ति बैठ गया इंटरव्यू में, जिसको हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है, ये बहुत कम होगा ऐसा, यदि कोई व्यक्ति बैठ गया तो वो पूछ लेगा, अरे हिंदी साहित्य में तो बड़ा प्रेम है, बड़ा श्रृंगार प्रेम की कोई आपके वहाँ एक कवि है ना जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रेम की बात करते हैं, तो आपके मुंह से निकलेगा बिहारी। बिहारी का एक दोहा रट लीजिएगा, बताइएगा क्यों इस तरह का श्रृंगारिक कवि थे, क्यों ऐसा कविता लिखते थे आश्रयदाताओं की, ये एक चीज। उसके बाद आपसे एक प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में, चाहे वो हिंदी साहित्य में रुचि रखता हो या न रखता हो, तुलसी, कबीर के अलावा एक बहुत बड़े हस्ती हैं जिन पर प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, भले उसको जानकारी खुद हो या न हो, प्रेमचंद। ज्यों आप कहेंगे मेरा विषय हिंदी साहित्य है, वो कहेगा कि प्रेमचंद को तो पढ़ा होगा, और बातें शुरू हो जाएंगी। तो प्रेमचंद को आपसे इंटरव्यू में मैंने पूछा था, जब आपने दिया था बीपीएससी वाला, तो आप जो है उनके पात्रों के नाम नहीं बता पाए। मैंने आपसे पूछा था कि प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगती है, मुझे अभी तक याद है, पूछा था ना, तो आपने बताया था। मैंने कहा उसके प्रमुख पात्र बताइए, तो आप नहीं बता पाए थे। कोई बात नहीं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद निराला के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, बस मैं बता दे रहा हूं कि ये लोग बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। यदि आपका ताल्लुक है, यदि आप इस धरती से हैं जहां से निराला भी हैं, तो देख लीजिएगा। दिनकर, यदि आप बिहार से हैं तो मैंने बताया दिनकर को आप देख लीजिएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सबको पता होता है, वो पूछ देंगे मैथिली शरण गुप्त तो राष्ट्र कवि, इनके बारे में कुछ इनकी कोई कविता सुनाइए। तो एक कविता प्लीज मैथिली शरण गुप्त का 4 लाइन का जरूर याद रखिएगा। सर इतना ही याद है, भूल रहा हूं बात शुरुआत करने के लिए। उसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यदि इंटरव्यू में आप कविता की बात होगी तो आपसे पूछा जा सकता है गीत और कविता में क्या अंतर है। गीत और कविता में क्या अंतर है, ये अंतर जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा। गीत और कविता में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, अभ्यर्थियों से पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि कथा और कहानी में क्या अंतर है, इसको जरा देख लीजिएगा। ये मैं सब अपनी क्लास में पढ़ाता रहता हूं, कथा और कहानी में क्या अंतर है। अब आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है इसमें कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। ये अंतर मैं बता रहा हूं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य और गद्य में क्या अंतर है। काव्य, पद्य और गद्य, काव्य में क्या होता है, पद्य और गद्य। एक पद्य है, एक गद्य है। कविता, पद्य, गद्य, इसमें आपको उलझा सकते हैं वो। आपसे यह भी पूछ सकते हैं वो कि अच्छा रेखा चित्र क्या होता है, मैंने सुना है इस तरह का भी कुछ विधा है, लिखा जाता है। वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये हिंदी साहित्य में जो आपका सिलेबस है, जिसमें गद्य की अन्य विधाएं हैं, उसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, ये सब चीजें हैं। ये सब पूछी नहीं जाती है मेंस में, ये इंटरव्यू में ही पूछी जाती है। वो कभी देखा है आपने मेंस का, देखिए कहीं कहीं पूछा जा सकेगा डायरी लेखन, चाहे संस्मरण, किसी संस्मरण का नाम लेके यूपीएससी ने पूछा होगा। लेकिन बेसिकली मैं देखता हूं कि ये इंटरव्यू का ही प्रश्न है, पूछ देगा रेखा चित्र से क्या समझते हैं, रिपोर्टाज क्या, अच्छा डायरी लेखन क्या। इंटरव्यूअर का जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है, अच्छा डायरी लेखन भी कुछ होता है, आप लिखते हैं क्या, क्या उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या होता है डायरी लेखन, कुछ बताएंगे हमें। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है गद्य की अन्य विधाओं में, अच्छा निबंध का अर्थ क्या होता है।
निबंध का अर्थ बांधना होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। अच्छा, निबंध तो आपका एक जीएस का भी पार्ट है, तो वो हिंदी निबंध और ये आपका यूपीएससी वाले निबंध में कुछ अंतर है क्या? तो निबंध के बारे में थोड़ा सा आप उसकी परिभाषा देख लेंगे। एक प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि अच्छा, हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो ये देवनागरी लिपि के बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइए। यह एक वैज्ञानिक लिपि है, इस चीज को वो पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर को काफी आईएएस आईपीएस से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि ये क्यों वैज्ञानिक है, तो उसके कुछ कारण हैं कि क्यों वैज्ञानिक है। तो हिंदी की लिपि, हिंदी क्यों वैज्ञानिक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। और आप ये देख लीजिएगा कि आज कंप्यूटर के युग में, आज आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में, रोबोट के युग में हिंदी का क्या अस्तित्व है, हिंदी का कंप्यूटर से क्या जुड़ाव है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में भी है। इसके बाद प्रेमचंद, मैंने बताया ही, उनकी प्रमुख कहानी, कोई एक प्रमुख कहानी और कोई एक प्रमुख उपन्यास उनका, और उसके पात्रों के नाम, खासकर इंटरव्यू बोर्ड में अगर जो कोई महिला बैठी हो, कोई स्त्री हो, तो उसके स्त्री पात्रों को ठीक से देख लेना, नहीं तो वो रगड़ देगी, मैं बता रहा हूं। महिला कोई भी हो, मैं तो मिरांडा हाउस में पढ़ाता हूं, चेतनाशील होती हैं जब उच्च पदों पे पहुंचती हैं। अच्छा, उन्हें होना भी चाहिए। तो आप यदि किसी कहानी या उपन्यास का डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू में शुरू हो गया सिलसिला, तो स्त्री पात्र के विषय में सकारात्मक रहना है, ये भी बता दे रहा हूं। स्त्री पात्र के विषय में ठीक से पढ़ के भी जाना, और नकारात्मक रहेंगे ही क्यों, रहना भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो है उपन्यास और कहानी के, जिस उपन्यास और कहानी की चर्चा आपने दिमाग में बना लिया है कि मैं इस, जो मुझसे पूछा जाएगा कि प्रिय कवि कौन है, चाहे प्रिय कहानीकार कौन है, चाहे प्रिय उपन्यासकार कौन है, जाहिर सी बात है प्रेमचंद ही बताएंगे आप। चाहे जो भी बताएंगे, उसका प्रमुख कहानी, प्रमुख उपन्यास और उसके पात्र, पात्र में खासकर स्त्री पात्र को ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लिखा गोदान, क्यों लिखा, क्या सोचकर लिखा, आपको क्या लगता है कि गोदान क्या सोचकर लिखा, ये उत्तर आपका होना चाहिए तैयार। अलग्योझा कहानी लिखा तो क्यों लिखा, क्यों पहले आदर्शवाद की बात करते थे प्रेमचंद, क्यों यथार्थवाद में आ गए, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। पूछ सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद नई कहानी क्या है, सारी एक दुनिया समानांतर में आपकी नई कहानी ही तो लगी है। तनाव की कहानी है, संतरास की कहानी है, अकेलापन की कहानी है, पूरा पिरो दीजिएगा माला जैसे। अब उसी में से संतरास और उसी में से अकेलापन से फिर आपका इंटरव्यू आगे बढ़ जाएगा। आपके हाथ में है कैसे मोड़ना है आपका इंटरव्यू। एक हिंदी साहित्य से सवाल पूछा गया था एक अभ्यर्थी से, मेरे सीनियर ही थे, 12वीं रैंक आया था, जेएनयू के थे। पुनर्लेखन की समस्या, पुनर्लेखन समझते हैं? पुनर्लेखन पढ़ा है आपने? पुनर्लेखन, हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन, हिंदी साहित्य में पुनर्लेखन की क्या आवश्यकता है। रीराइट, जैसे हिस्ट्री की रीराइट की बात करते हो, वैसे हिंदी में भी साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, बौद्धिकों ने यह प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न यूपीएससी में भी मेंस में पूछ चुका है कि हिंदी साहित्य को क्या पुनर्लेखन की आवश्यकता है, फिर से लिखने की आवश्यकता है। तो साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, लिखना चाहिए। सकारात्मक उत्तर आप देंगे, नोट्स में भी चीजें मिल जाएंगी। इस प्रकार स्वर, वर्णमाला, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, ये जो भी थोड़ा बहुत बताया हूं, ये तैयारी हिंदी साहित्य के लिए आप करके जाइएगा अपने तरफ से। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसकी 95% गारंटी है। लेकिन आपके डिमांड पर यह क्लास रखी गई कि हिंदी साहित्य में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतनी तैयारी आपको करके जानी चाहिए।
इसमें से आधे से अधिक तैयारी आपकी ऑलरेडी है, जो लोग मेंस दे चुके हैं, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सूर तुलसी कबीर के बारे में, निराला के बारे में, दिनकर के बारे में, पुनर्लेखन के बारे में, डायरी लेखन, रंगमंच, ये सब, देवनागरी लिपि, ये सब जानते हैं। बस आपको जानना क्या है, रस छंद अलंकार थोड़ा देख लीजिएगा, वर्णमाला देख लीजिएगा, स्वर देख लीजिएगा, प्रिय कवि की एक कविता याद कर लीजिएगा। जो कुछ बताया हूं इतनी तैयारी के साथ आप जरूर जाइएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, 95% ये एकदम सही बात है कि आपसे हिंदी साहित्य का कोई प्रश्न न पूछा जाए। यदि पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। जो गेंद आप डालेंगे वहीं से बैटिंग शुरू होगी। ये बड़ा अच्छा होता है कि आपका हिंदी साहित्य विषय है और इंटरव्यू आप दे रहे हैं, तो आपके पास एक अलग से गियर होता है जो सबके पास नहीं होता है, अपनी बातों को लपेट लेना। इंटरव्यू के लोग बहुत बोर हो जाते हैं, पैनल के लोग बहुत बोर हो जाते हैं। वो वही चीजें जो समाचार पत्र में चल रही हैं, वही न्यूज सुन सुन के उनको बैठने का मन नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती बैठते हैं। तो यदि आपका इंटरव्यू आनंदित हो, थोड़ा सा उत्साहपूर्वक हो, उमंग में हो, कुछ कविता कहानी शेरो शायरी चल जाए बीच में, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। तो ये आपके हाथ में है। एक अच्छी कविता जरूर मनपसंद की हो, प्रेम कविता तैयार कर लीजिए, प्रेम कविता तैयार कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाएंगे वो लोग। तो एक अच्छी सी कविता और कुछ कुछ जो है कहानियों में, कोई कहानी प्रेमचंद की अच्छा सुन लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि यदि आपसे वो पूछें कि अच्छा हिंदी साहित्य में क्या आपको अच्छा लगता है, कविता अच्छी लगती है, कहानी, उपन्यास, कहानी उपन्यास की चर्चा कीजिएगा। प्रेमचंद की कोई कहानी उठाइए, अच्छा उसको एक्सप्लेन कीजिए, इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा, आपके हाथ में है।